नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, कैसा इस टाइम पे आपको बाजार लग रहा है? कमोडिटीज किस तरीके से चल रही है? क्या लेकर के आए हैं आज दर्शकों के लिए? देखिए, दिवाली का टाइम है और दिवाली के समय हम सोने और चांदी पर ज्यादा नजर रखते हैं, बट सोने चांदी के साथ साथ रुपया भी काफी इंपॉर्टेंट होते हुए जा रहा है। जिस दिन से रुपये में हमने फिर से गोता लगाते हुए दिखा, इसका इम्पैक्ट सोने चांदी या बाकी कमोडिटीज पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि सोने चांदी में यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं या फेड के जो एग्रेसिव टाइटनिंग थी, जिसकी वजह से सोने में इनिशियली एक गिरावट भी आई, फिर एक बड़ा उछाल आया, शुक्रवार को फिर से गिरावट आई। बट उसी के साथ साथ रुपए में जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसी का इम्पैक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट पे भी पड़ रहा है। बिकॉज इंडिया काफी हद तक सारी कमोडिटी एक्सपोर्ट्स भी करती है तो इंपोर्ट भी करती है। तो आज रुपए में हम देखेंगे, जनवरी से अभी तक अगर हम बात करें तो जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखी, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने यूएसडी आरआर पे भी आते हुए देखा, जहां रुपया लगभग 10.5% की गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट पिछले एक महीने में ही हमने 3% की बड़ी गिरावट आती हुई देखी रुपए में। कारण जैसे कि हम जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स है 20 साल के हाई पे पहुंच चुका है। ट्रेजरी यील्ड है, यहाँ पे भी हमने कंटिन्यूस तेजी आती हुई देखी है। फेड ने एग्रेसिवली रेट हाइक करने की पूरी कोशिश कर रहा है और अभी भी माना जा रहा है कि नवंबर की बैठक में 0.75 का रेट हाइक एक और हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी अराइज होता है तो लोग सेफ हेवन के लिए डॉलर को बाय करते हैं, तो जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स आज भी 113 के करीब ट्रेड कर रहा है। इन्फ्लेशन चाहे यूएस हो, यूरोप हो या इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, जिस ढंग से हमने देखा इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, ये सभी करेंसीज पे एक दबाव ला रहा है। मीनवाइल इंडिया के कुछ नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिटेल प्राइस इंडेक्स है वो भी बढ़ा है, इन्फ्लेशन के नंबर भी बढ़े। इन सबको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 रखी है, जो 7.5 से कम किया गया, जिसकी वजह से शेयर बाजार में तो थोड़ा बहुत दबाव जरूर था, बट रुपए में उसका एक नेगेटिव असर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस तरह से हम ग्लोबल रिसेशन की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। एफआईज के मूड में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, अभी भी हम देख रहे हैं तो एफआईज कंटिन्यू एज ए नेट सेलर के रूप में दिखाई दिया है। हाँ, अगर रुपए की गिरावट पे हम चिंता करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में अगर बाकी कंट्रीज पे देखेंगे, जैसे पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो उसमें लगभग 26% की गिरावट है। अगर हम पाउंड की बात करें, ब्रिटिश पाउंड, उसमें 20% की गिरावट है। जापानीज येन में 20% की गिरावट है। बट इन सब के मुकाबले अगर हम रुपए की बात करें तो लगभग 8% से 9% की गिरावट है। तो एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट में इंडिया की पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है अभी भी। अब माना ये जा रहा है या तो इंडिया की पोजीशनिंग और ज्यादा खराब होगी या इंडिया में ज्यादा गिरा, तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत कंसर्न जरूर है, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हम कंटिन्यू फॉल होते हुए दिख रहे हैं और अब ये 540 के नीचे भी लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा चिंता जरूर है, बट जो कंडीशन हमने पाकिस्तान में या ब्रिटेन में आते हुए देख रहे हैं, जर्मनी में देख रहे हैं, उतनी कंडीशन इंडिया की खराब नहीं है। रिसेंटली हमने देखा इस चीज पे नजर आरबीआई बिल्कुल रख रही है। आरबीआई ने कुछ डॉलर बेचे भी है, जिसकी वजह से काफी सपोर्ट भी मिला है रुपए को। साथ में 30 सितंबर की जो मीट थी, यहाँ पे आरबीआई ने 0.5 का रेट हाइक भी किया है और आगे भी अपना जो मूड है ये वो हॉकिश रखा है, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा था पहले से ही कि मार्केट में एक राउंडिंग बॉटम बना है, जो 2020 के अप्रैल में एक ब्रेकआउट दिया था, जब हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा और एक बड़ा राउंडिंग बॉटम होने के बाद अब 77 से एक रिकवरी मतलब जंप आता हुआ दिख रहा है, जो लगभग हमारा जो एक्सपेक्टेशन था 8250 8300 83 तक रुपया वीक हो चुका है ऑलरेडी। अब जिस ढंग से आरबीआई स्टेपिंग कर रहा है और टेक्निकली भी ओवर एग्जॉस्टेड लग रहा है, और क्वार्टर फोर वैसे भी इंडिया के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन होता है, इन्फ्लेशन थोड़ा कंसर्न होता है, लेकिन जो सेल्स है बाकी एक्टिविटी वो काफी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि 83 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने आरबीआई ने बनाया है, बट टाइमिंग 83 स्पॉट में रुपया जा सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी एक राउंडिंग बॉटम बड़ा बना है, जो बता रहा है कि लगभग 116 तक का जो हमने स्पाइक देखा है ये कंसर्न रेंज है। अगर प्राइसेस यहाँ से घूमता है, क्योंकि नवंबर में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस भी है, तो कहीं ना कहीं डॉलर में दबाव बढ़ सकता है। तो अगला एक महीना रुपये के लिए, डॉलर के लिए काफी क्रुशियल रहेगा। सीजनलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर में रुपया हमेशा कमजोर होता है आधे % की, तो हो सकता है थोड़ा बहुत और अक्टूबर में कंसर्न रहेगा। बट अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे रुपया फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है। सम अप किया जाए तो हमने देखा रुपया लाइफ टाइम लो लगाता हुआ दिखाई दिया है, उसके कारण थे इन्फ्लेशन,
क्रूड जो हमने एडजस्टमेंट कर रखे थे वो कहीं ना कहीं अब डिमर्ज होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से रुपए में गोता लगा और डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे पहुंच गया। आरबीआई ने काफी स्टेप्स लिए हैं ताकि जो रुपए में गिरावट हो अरेस्ट हो, और 83 पे जाके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रुक सकता है। तो ओवरऑल रुपए पे नजर रखिए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर बाकी कमोडिटीज पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी सर, काफी मतलब बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक जो आपने एक लेके आए हैं रुपए और यूएसडी का जो डॉलर है उसके उस पे सर काफी हम देख रहे हैं कि रिसेशन भी बहुत ज्यादा आ रहा है, और अगर हम रिपोर्ट्स के मुताबिक जाएं तो दिख रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर है वो इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है, जिससे कि स्टॉक मार्केट में तो असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो बेसिक कमोडिटीज है जो हम यूज करते हैं, उसमें भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से अभी हम किस मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए डेफिनेटली इंडिया इन सबसे इंसुलेटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया की चिंता इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो पिछले 10 महीनों में इंडिया ने इसको अच्छे से मेंटेन किया। आज फूड प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे काफी बड़ा है। चिंता जरूर है वो कच्चा तेल और एनर्जी क्राइसिस को लेकर है, बट आई थिंक उसको छोड़कर अगर हम ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो इंडिया काफी इंपॉर्टेंट स्टेज पे है। सेकेंडली, इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर है या डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू घटा, एफआई पूरी तरह से वैकेंट पड़ी है। तो मुझे लगता है कि जब 2023 में फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज, तो इंडिया साइन होकर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आई एम वेरी होपफुल। जो एफआईज में हमने पिछले 1.5 साल के अंदर बड़ी गिरावट देखी है, एफआईज ने पैसा निकाला है, ये कहीं ना कहीं अगले साल जब रिसेशन का फियर पूरे ग्लोबल मार्केट को तंग करेगा तो इंडिया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आई डोंट थिंक कि कोई बड़े सेक्टर्स में कोई बड़ी गिरावट रहेगी। आई एम वेरी होपफुल 2023 में बाकी कंट्रीज जब रिसेशन से जूझती हुई दिखाई देगी तो इंडिया यहाँ पे साइन करते हुए दिखाई देगी। जी, तो सर आपने बहुत एक खुशखबरी सी दी है कि इस टाइम पे हो सकता है कि 2023 आने वाला हमारे लिए जो बड़ी कंपनीज है उनमें ज्यादा हमें असर देखने को ना मिले। हालांकि जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसमें हमें थोड़ा सा देखने को मिल सकता है झुकाव, लेकिन और सारी चीजों में हमें, और इंडिया भी ऐसी स्टेज में है कि वो ग्रो कर रहा है। राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट कि इंडिया इस टाइम पे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, तो वो हम होपफुल रहेंगे सर। और जो टॉपिक आज आप लेके आए हैं ये एक एरिया ऑफ कंसर्न, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन यही तो सबसे जो टॉपिक है ये एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि सारी की सारी जो सेल्स भी हो रही है, जो हर चीज हो रही है, वो सारी की सारी डिपेंड है करेंसी पे। राइट, तो करेंसी ही जो आपकी है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका तो आपको हिसाब किताब रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और इतनी बढ़िया जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।